मूवी की शुरुआत होती है और हम जॉन की फैमिली को देख पाते हैं। जॉन जो कि अपनी बेटी नेथन और अपनी वाइफ एलिसन के साथ रहता है। वो बाय प्रोफेशन एक आर्किटेक्चर है। वैसे तो जॉन और एलिसन के बीच कुछ खास अच्छी बॉन्डिंग नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी को दिखाने के लिए एक दूसरे के साथ रहने की कोशिश करते हैं। कल नेथन का हैप्पी बर्थडे है और दूसरी तरफ हम जॉन को देखते हैं जो कि इस वक्त बहुत गहरी सोच में डूबा हुआ है। वो कुछ सोचकर अपनी वाइफ एलिसन के पास आता है और उससे कहता है कि हम दोनों को अपनी बेटी के खातिर अपनी शादी को एक दूसरा मौका देना चाहिए, क्योंकि अगर हम दोनों अलग हो गए तो इसमें पूरी तरह से हमारे बेटे को सफर करना पड़ेगा और ये तो हम दोनों को ही बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। वो तो अभी बहुत छोटी है और उसका तो इन सब में कोई कसूर भी नहीं है। वैसे तो एलिसन को भी जॉन की बात बिल्कुल सही लगती है, इसलिए वो भी उसकी बात से टोटली एग्री थी। नेथन दोनों को साथ में देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए अपने पेरेंट्स के साथ बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी है। अब वहीं टीवी पर जॉन एक न्यूज देखता है जहाँ न्यूज में ये दिखाया जा रहा था कि छोटे छोटे एस्टेरॉइड धरती से टकराने वाले हैं और क्या पता कोई बड़ा एस्टेरॉइड भी धरती पर गिर जाए, जिसके परिणाम स्वरूप धरती तबाह भी हो सकती है। लेकिन कोई भी इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहा था, क्योंकि इस तरह की खबरें तो अक्सर आती ही रहती हैं और अगर ये बात सच भी है तो शायद वो कोई छोटे मोटे एस्टेरॉइड्स होंगे जो कि धरती को थोड़ा सा झटका देकर धूमिल हो जाएंगे। और जॉन भी इस न्यूज को देखने के बाद कुछ ऐसा ही सोच रहा था। अब जॉन सारी टेंशन को छोड़कर अपने बेटे के बर्थडे की शॉपिंग के लिए चला जाता है। रास्ते में जाते हुए वो क्या देखता है कि बहुत सारे मिलिट्री टैंक्स खड़े हुए हैं, यहाँ तक कि ऊपर बहुत सारी एयर स्ट्राइक्स भी हो रही हैं। जॉन के लिए ये सब कुछ देखना नॉर्मल नहीं था। वो अपने आसपास इन सारी चीजों को होते हुए देखकर थोड़ा हैरत में पड़ जाता है। फिर उसे इग्नोर करके आगे ग्रोसरी शॉप में चला जाता है। इस वक्त जॉन ग्रोसरी शॉप में पहुंचा ही हुआ था कि अचानक से उसके फोन पर एक मैसेज आता है। वो जब उस मैसेज को चेक करता है तो वो थोड़ा हैरान रह जाता है और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता उसके फोन पर एक कॉल आ जाता है, जहाँ पर जॉन को ये बताया जाता है कि उससे और उसकी फैमिली को शेल्टर के लिए सेलेक्ट किया गया है और आज ही रात उन्हें वहाँ से निकलना होगा, क्योंकि धरती पर बहुत बड़ा खतरा मंडराने वाला है और ये सहायता गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जा रही है। ये मैसेज मिलते ही जॉन इमीडिएटली वहाँ से निकलकर घर आ जाता है, जहाँ पर आकर वो क्या देखता है कि उसके घर पे उसके कुछ नेबर्स बैठे हुए हैं, क्योंकि वो भी नेथन का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। जॉन फटाफट यहाँ पर न्यूज ऑन करता है। न्यूज में देखते ही उन्हें ये पता चलता है कि एक बड़ा एस्टेरॉइड का टुकड़ा छोटे छोटे हिस्सों में बट चुका है। न्यूज में ये भी बताया जा रहा था कि उस कॉमेट का एक छोटा टुकड़ा बरमूडा ट्रायंगल के पास गिरने वाला है और अब वहाँ बैठे सभी लोग थोड़ी ही देर में धरती में अजीब सी कंपन को महसूस करते हैं और तब तक उन्हें ये पता चल जाता है कि वो कॉमेट बरमूडा ट्रायंगल पर गिर चुका है। जॉन फटाफट से चेक करने के लिए बाहर की ओर जाता है, तभी उसे सामने से अजीब सी वेव आती दिखाई देती है और जब तक वो संभल पाता वेव उसके पास आ जाती है और फिर उसके घर में लगे सारे ग्लासेस टूट जाते हैं। अभी तो ये महज कॉमेट का एक छोटा टुकड़ा था जिसका असर काफी भयानक दिख रहा था, जिसे देखकर जॉन के साथ साथ बाकी सभी लोग भी हैरत में पड़ चुके थे। और तभी हम न्यूज पर देख पाते हैं कि जब छोटे टुकड़े का असर इतना भयानक था तो अभी तो और बड़े कॉमेट धरती से टकराने वाले थे, तो आखिर उसका रिजल्ट कितना ज्यादा भयावह होने वाला था, ये सोचकर ही सभी घबरा जाते हैं। एक बार फिर से जॉन के फोन और टीवी पर एक अलर्ट मैसेज आता है, जिसमें उसे ये बताया जाता है कि आपके फैमिली को शेल्टर के लिए चुना गया है, इसलिए आप जल्दी से जल्दी निर्धारित की हुई जगह पर पहुँचे। लेकिन ये मैसेज सिर्फ जॉन को ही आया था, उनके बाकी नेबर्स को नहीं आया था, जिसे देखकर सभी नाराज हो जाते हैं और गवर्नमेंट को भला बुरा कहने लगते हैं। गुस्से में सारे नेबर्स वहाँ से रफा दफा हो जाते हैं। अब एलिसन बिना देर किए हुए जल्दी से पैकिंग शुरू कर देती है और जॉन भी इसमें उसकी मदद करता है। ये लोग जैसे ही घर से निकलकर गाड़ी में बैठकर जाने वाले होते हैं, इनके सामने एक लेडी आ जाती है जिसके हाथ में एक छोटी सी बच्ची थी। वो लेडी रोते हुए जॉन से कहती है कि आप मेरी बच्ची को अपने साथ ले जाइए ताकि वो सुरक्षित रह सके। वो कहती है मैं वादा करती हूँ कि मैं आपके साथ चलने के लिए जिद नहीं करूंगी, बस मेरी बच्ची का सवाल है। लेकिन जॉन भी पूरी तरह से मजबूर था, उसे भी स्ट्रिक्ट नॉर्म्स दिए गए थे कि वो सिर्फ अपनी फैमिली के साथ वहाँ पहुँचे, इसलिए जॉन बिना कुछ आंसर किए वहाँ से निकल जाता है। अब फाइनली कुछ ही देर में ये लोग दी गई लोकेशन पर पहुँच चुके थे, जो कि था एक मिलिट्री कैंप। वहाँ पर बिना किसी रुकावट के जॉन को अंदर जाने दिया जाता है, क्योंकि सेलेक्टेड लोगों को ही सिर्फ अंदर जाना अलाउड था, बाकी किसी को नहीं। अब ये सभी अंदर तो चले जाते हैं, तभी एलिसन को याद आता है कि वो नेथन की डायबिटीज की दवाई तो गाड़ी में ही भूल गई। उसकी ये बात सुनकर जॉन कहता है कि तुम जाओ प्लेन में बैठो, मैं अब भी दवाई लेकर आता हूँ, और वो पार्किंग लॉट में खड़ी कार से दवाई लेने के लिए चला जाता है। एलिसन जॉन का इंतजार कर रही थी, लेकिन अब तक जॉन वापस नहीं आया था, इसलिए वो परेशान होने लगती है। वो दूर दूर तक अपनी नजरें दौड़ाकर जॉन को देखने की कोशिश करती है, लेकिन जॉन उसे कहीं से आता दिखाई नहीं दे रहा था। ये सोचकर वो परेशान हो जाती है, ये सोचकर कि जॉन अभी तक नहीं आया और बाहर का माहौल इतना ज्यादा खराब है। जैसे ही उसके मन में ये ख्याल आता है वो बहुत ज्यादा पैनिक करने लगती है। अब वो पास ही खड़े एक ऑफिसर के पास जाती है। वो ऑफिसर को बताती है कि मेरे हस्बैंड जो कि मेरे बेटे की दवाई कार में लेने के लिए गए हैं, वो अभी तक वापस नहीं आए हैं, क्या आप उनके बारे में
में बाहर जाकर एक बार पता कर सकते हैं। एलिसन की ये बातें सुनते ही वो ऑफिसर एक टक एलिसन को देखता रहता है। उसका इतना अजीब बिहेवियर देखकर एलिसन थोड़ा परेशान हो जाती है। वो ऑफिसर से कहती है, आप मेरे हस्बैंड को ढूंढने में मेरी मदद करेंगे ना? उसकी ये बात सुनकर ऑफिसर सडन रिलैक्स मोड में आता है और फिर उससे कहता है, तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। अब वो एलिसन और नेथन को लेकर अपने साथ चला जाता है। इधर वो ऑफिसर जैसे ही इन दोनों को लेकर निकलता है, उसके तुरंत ही बाद वहाँ पर जॉन आ जाता है। जॉन एलिसन को वहाँ न देखकर थोड़ा परेशान होने लगता है और फिर उसे याद आता है कि अरे हाँ, मैंने तो एलिसन को बोला था कि वो प्लेन में बैठे। और फिर क्या था, वो एलिसन को ढूंढने के लिए प्लेन में चला जाता है। जॉन जैसे ही प्लेन में पहुँचता है, वो चारों तरफ नजरें दौड़ाकर एलिसन और अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन इस वक्त प्लेन में एलिसन कहीं भी नजर नहीं आ रही थी, जिसके कारण वो परेशान हो जाता है। वो वहाँ मौजूद सभी लोगों से अपनी पत्नी के बारे में पूछने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसे सही से आंसर नहीं कर रहा था। जॉन वहाँ से जाने के लिए जैसे ही टर्न होता है, वहीं बैठा प्लेन में एक आदमी उसे रुकते हुए कहता है, ये आपके हाथ में क्या है? जॉन उसे बताता है कि ये मेरे बेटे की डायबिटीज की मेडिसिन है। ये बात सुनते ही वो आदमी भी जॉन को अजीब तरीके से देखता है और फिर उससे कहता है कि आखिर तुम्हें यहाँ पर अलाउड कैसे किया गया, क्योंकि कोई भी इंसान जो बीमार है उसकी फैमिली को इस प्लेन पे चढ़ने की परमिशन नहीं है। तो आखिर तुम्हें ये परमिशन मिली तो मिली कैसे? उसकी ये बात सुनते ही जॉन को कहीं न कहीं सब कुछ साफ साफ नजर आने लगा था। वो उस आदमी की किसी भी बात का जवाब दिए बिना इमीडिएटली वहाँ से नीचे आ जाता है। दूसरी तरफ ऑफिसर्स को जैसे ही नेथन के डायबिटिक होने की खबर मिलती है, वो नेथन और एलिसन दोनों को बाहर निकाल देते हैं। ये दोनों जब बाहर आकर देखते हैं तो बाहर का नजारा तो बहुत ही भयानक था, क्योंकि चारों तरफ लोग हंगामा कर रहे थे। वो भी वो लोग जिनको गवर्नमेंट ने सेफ्टी कैंप के लिए सेलेक्ट नहीं किया था। बाहर तो चारों तरफ दंगे चल रहे थे, वहीं आर्मी वाले सभी को फायरिंग करके रोकने की कोशिश कर रहे थे। भगदड़ के दौरान कार की टंकी का एक पाइप खुल जाता है और उसमें से पेट्रोल बाहर लीक करने लगता है और फिर फायरिंग तो हो ही रही थी और इतने में ही वहीं पर आग लग जाती है। देखते ही देखते एक भयानक सा ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट को देखते ही एलिसन और नेथन एक जगह पर छुप जाते हैं। दोनों बहुत ज्यादा परेशान थे और इस ब्लास्ट को देखते ही तो उनकी चिंता और बढ़ गई थी कि आखिर जॉन इस वक्त ठीक भी है या नहीं। ये मंजर देखकर एलिसन को पता चल चुका था कि अगर हम लोग यहाँ पर ज्यादा देर रहे तो हमारी जान को खतरा हो सकता है। इसलिए फटाफट से वो एक पेन निकालती है और पेपर पे नोट लिखकर वहीं गाड़ी में चिपका कर चली जाती है। अब जैसे ही एलिसन नेथन को लेकर वहाँ से निकल जाती है, उसके बाद ही जॉन उसे ढूंढता हुआ वहाँ पर आ जाता है और वो गाड़ी में चिपका हुआ वही नोट देखता है जिसे एलिसन ने उसके लिए छोड़ा हुआ था, जिसमें लिखा था, हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं और मैं नेथन को लेकर अपने फादर के घर जा रही हूँ, तुम्हें भी वहीं पहुँचना चाहिए। वो नोट पढ़ते ही तो जैसे जॉन की जान में जान आ जाती है। तो फाइनली उसे पता चल चुका था कि वो दोनों अब तक सुरक्षित है। इधर एलिसन वहाँ से बाहर आकर टैक्सीज को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन माहौल थोड़ा खराब होने के कारण उसे कोई भी टैक्सीज नहीं मिल रही थी। तब तक उसे सामने से आती हुई कार दिखाई देती है। वो उस आदमी की गाड़ी के सामने आ जाती है। वो उससे कहती है कि मुझे मदद चाहिए, मेरा बेटा बहुत छोटा है और हमें जल्दी से जल्दी यहाँ निकलना है। वो आदमी भी इन दोनों को गाड़ी में बिठा लेता है। रास्ते में जाते हुए वो ड्राइवर मैक्स इन दोनों को पूछता है कि आखिर आप लोग इतनी भगदड़ में यहाँ क्या कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त इधर का माहौल तो बहुत ही ज्यादा खराब है। इस पर एलिसन उसे बताती है कि हम यहाँ सेफ्टी कैंप के लिए आए हुए थे, लेकिन शायद ऑफिसर्स को मेरे बेटे की बीमारी का पता लगते ही उन लोगों ने हम दोनों को कैंप से बाहर निकाल दिया और इसीलिए मजबूरी में हम यहाँ फंस गए। उसकी ये बात सुनते ही मैक्स उन दोनों से अजीब तरह की बातें करने लगता है। मैक्स कहता है, आपके बेटे की जान तो बचनी ही चाहिए, वो तो बहुत ही मासूम है और फिर चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे ही उसकी जान बचानी पड़े, आप परेशान मत होइए, मैं आपके बेटे को अपने साथ लेकर जाऊंगा और उसे हमेशा के लिए सुरक्षित रखने का वादा करता हूँ। एलिसन मैक्स की इन बातों को सुनकर थोड़ा घबराने लगती है। वो मैक्स से कहती है, नहीं नहीं, हमें कहीं नहीं जाना, आप सिर्फ हमें कनाडा छोड़ दीजिए, क्योंकि वहाँ पर हमारे डैड रहते हैं और मैं अपने बेटे को लेकर वहीं जा रही हूँ। उसकी ये बात सुनकर मैक्स इमीडिएटली गाड़ी को रोक देता है और अब गेट खोलकर एलिसन को खींचकर गाड़ी से बाहर निकाल देता है और नेथन को अकेला गाड़ी में लेकर वहाँ से भाग निकलता है। अपने बेटे को खोता हुआ देखकर एलिसन वहीं रोने बिलखने लगती है। वो सभी से मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए सामने नहीं आ रहा था, क्योंकि सभी तो अपनी उधेड़-बुन में लगे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ जॉन को पता चलता है कि एक ट्रक कनाडा जा रही है, क्योंकि इस वक्त उसे कार से जाना बिल्कुल सुरक्षित नहीं लग रहा था। इसलिए ये खबर मिलते ही वो इमीडिएटली उसी ट्रक में आ जाता है। वहाँ से जाने के लिए उस ट्रक
में भी बहुत सारे लोग मौजूद थे। वहीं जॉन की मुलाकात अपने बगल में ही बैठे साइमन से होती है। साइमन जॉन से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ कैसे फंस गए। इस पर वो उसे पूरी कहानी बताता है कि उसे गवर्नमेंट द्वारा यहाँ के लिए सेलेक्ट किया गया था। अब कॉन्वर्सेशन के दौरान जॉन साइमन से पूछता है कि मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर गवर्नमेंट ने हम लोगों को ही क्यों सेलेक्ट किया। आखिर गवर्नमेंट द्वारा कुछ लोगों को सेलेक्ट करने का बेस क्या था। इस पर साइमन उसे बताता है कि जल्द ही ये धरती पूरी तरह से तबाह होने वाली है और जिस तरह से एस्टेरॉइड्स के धमाके हो रहे हैं, इससे तो साफ जाहिर है कि पूरी की पूरी धरती नष्ट होने वाली है। अब गवर्नमेंट के पास इतने संसाधन तो है नहीं कि वो सबको बचा सके, इसीलिए उसने कुछ लोगों को सेलेक्ट किया, यानी कि उन लोगों को जो कि अपनी फील्ड में पूरी तरह से माहिर है। उसकी ये बात सुनकर जॉन उसे बताता है कि मैं बाय प्रोफेशन एक आर्किटेक्चर हूँ और अपनी फील्ड में मैंने महारत हासिल कर रखी है। उसे बीच में ही रोकते हुए साइमन उससे कहता है तो हुई ना ये बात, यानी कि इसीलिए तुम्हें गवर्नमेंट ने वहाँ जाने के लिए सेलेक्ट किया है। तभी हम देखते हैं कि उन दोनों की बातों को सामने बैठा एक आदमी बहुत ही ध्यान से सुन रहा था और अब उसे पूरी तरह से ये पता चल चुका था कि जॉन को सेफ्टी कैंप के लिए सेलेक्ट किया गया था और उसके हाथ में वही बैंड था जो कि सेलेक्ट किए गए लोगों को मिलता है। बैंड को देखते ही सामने बैठे आदमी की नीयत डगमगाने लगती है। अब वो किसी भी हाल में जॉन से उस बैंड को छीनना चाहता था, इसलिए वो उस पर अटैक कर देता है और जॉन को वही मारने लगता है। इस झड़प को देखकर साइमन उसकी मदद करने की कोशिश करता है और तभी ज्यादा झड़प के दौरान एक वेपन उस आदमी को लग जाता है, जिसके कारण इमीडिएटली उसकी मौत हो जाती है। वहीं दूसरी ओर हम मैक्स को देखते हैं जिसने नेथन को किडनैप कर लिया था और इस वक्त वो अपनी पत्नी और नेथन को लेकर आर्मी कैंप पहुंच चुका है। वहां पहुंचते ही वो बिना किसी रुकावट के अंदर चलता चला जाता है और तभी आर्मी वाले उसे रोक लेते हैं क्योंकि मैक्स और उसकी पत्नी के हाथ में बैंड नहीं था। आर्मी के पूछने पर कि आखिर उन दोनों का बैंड कहाँ है, इस पर मैक्स और उसकी पत्नी कहती है कि हम दोनों के हाथ में भी एक बैंड था, लेकिन किसी ने उसे चुपके से चुरा लिया और ये मेरा बेटा है जिसके हाथ में अभी भी बैंड है। हम दोनों का बैंड तो कहीं चोरी हो गया है। वो दोनों ऑफिसर्स को यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि उन दोनों का बैंड चोरी हो चुका है। वहीं आर्मी ऑफिसर्स भी इन दोनों की बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेते, इसलिए वो इन तीनों को जाने देते हैं। और जैसे ही मैक्स नेथन को लेकर आगे बढ़ता है, नेथन चिल्लाते हुए कहता है कि मैं इनका बेटा नहीं हूँ, इन्होंने मेरी माँ से मुझे अलग कर दिया। नेथन के ऐसा बोलते ही आर्मी वाले इन तीनों को पकड़ लेते हैं और अब जल्द ही पूरा का पूरा सचिन के सामने आ चुका था। वो मैक्स और उसकी वाइफ को कैंप से बाहर निकाल देते हैं और नेथन को अपने पास रोक लेते हैं। वहीं हम एलिसन को देखते हैं जो कि भागते भागते इस वक्त आर्मी कैंप तक पहुंच चुकी थी। वो सबसे पहले जाकर वहीं खड़े ऑफिसर से मिलती है और उनसे अपने बेटे के बारे में पूछती है। ऑफिसर्स एलिसन को देखकर कहते हैं आप बिल्कुल नहीं घबराएं, आपका बेटा हमारे पास पूरी तरह से सुरक्षित है। और अब एलिसन को उसके बेटे के पास ले जाया जाता है। उसे देखते ही वो उसे जोर का हक कर लेती है। जहाँ नेथन की देखभाल कर रही नर्स एलिसन को बताती है कि नेथन को इंसुलिन दे दिया गया है, इसलिए आप बिल्कुल परेशान न होइए। वो अपने हाथों को जोड़कर नर्स को थैंक यू कहती है कि उसने उसके बेटे का इतने अच्छे तरीके से ध्यान रखा। एलिसन को परेशान देखकर नर्स इस बात का कारण पूछती है। इस पर एलिसन उसे बताती है कि मुझे किसी भी हाल में यहाँ से कनाडा के लिए निकलना है क्योंकि मेरे फादर वहीं रहते हैं और मैं अपने बेटे को लेकर उनके पास जाना चाहती हूँ। उसकी ये बात सुनकर नर्स उसे बताती है कि थोड़ी ही देर में आर्मी कैंप से एक गाड़ी सर्वाइवर्स को लेकर कनाडा जाने वाली है, तो तुम चाहो तो उस ट्रक में बैठकर यहाँ से जा सकती हो। नर्स की ये बात सुनते ही एलिसन बिना समय गवाए नर्स को हक करके उसे बहुत सारा थैंक यू कहती है और फिर नेथन को लेकर वहाँ से उसी ट्रक में आ जाती है और अब वो अपने बेटे के साथ वहाँ से निकल चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ हम जॉन को देखते हैं जो कि इस वक्त कनाडा पहुँच चुका है। वो सीधा वहाँ से एलिसन के फादर के घर पहुँचता है और वहाँ एलिसन और नेथन को ना देखकर पूरी तरह से हैरान रह जाता है। वो परेशान होकर रोने लगता है कि वो दोनों तो उनसे पहले निकले थे, तो उन्हें यहाँ पहले पहुँचना चाहिए। उसे अपनी वाइफ और बेटे की बहुत ज्यादा चिंता होने लगती है और एलिसन के डैड भी इसका पूरा इल्जाम जॉन पर डालते हैं कि आखिर तुमने उन दोनों को अकेला क्यों छोड़ा। वहीं आर्मी कैंप के बाहर जिस तरह का मंजर था वो सोचकर ही जॉन घबराने लगता है। वो डर जाता है कि कहीं एलिसन और उसके बेटे को कुछ हो ना गया हो। इस वक्त जॉन उन दोनों को ढूंढे तो कहाँ ढूंढे, उसे तो कोई आइडिया नहीं था कि तभी जॉन के फोन पर सडन एक कॉल आने लगता है और वो कॉल एक अननोन नंबर से था। जॉन जैसे ही कॉल को पिक करता है उससे एलिसन की आवाज सुनाई देती है। एलिसन जॉन को बताती है कि हम दोनों बिल्कुल सुरक्षित हैं और जल्द ही कनाडा पहुंचने वाले हैं और अब तो जॉन की खुशी का ठिकाना नहीं था। इतना कहते ही वो फोन को रख देती है। एलिसन की आवाज सुनकर तो जॉन की जैसे सांसें वापस आ चुकी थी। अब जल्द ही एलिसन नेथन को लेकर कनाडा पहुंच चुकी थी और वो जल्द ही अपने बेटे के साथ अपने डैड के घर भी पहुंच चुकी थी, जहां जॉन और उसके डैड उन दोनों का बाहर ही खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। उन दोनों को सुरक्षित देखकर जॉन उन दोनों से लिपट जाता है और वहाँ मौजूद चारों लोग एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। अब एलिसन अपने डैड से भी जाकर मिलती है। अंदर आते ही जॉन एलिसन को बताता है कि मैंने पता किया है कि आज रात आखिरी फ्लाइट ग्रीनलैंड जाने वाली है और ग्रीनलैंड जाने का ये हमारे पास आखिरी मौका है, इसलिए जल्द ही हम चारों को यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि इस वक्त उन लोगों का वहाँ पर रहना बिल्कुल सुरक्षित नहीं था, क्योंकि जैसे
जैसे कॉमेट्स के छोटे छोटे टुकड़े धरती पर गिर रहे थे और इस बम्बार्डमेंट का रिएक्शन तो बहुत ही भयानक था, लेकिन ये तो महज एक छोटे टुकड़े थे और अब जल्द ही कॉमेट का एक बड़ा टुकड़ा धरती से टकराने वाला था और इससे पहले इन लोगों को यहाँ से निकलना था। एलिसन जल्दी से अपने डैड के पास जाती है और उन्हें भी अपने साथ चलने के लिए कहती है। इस पर उसके डैड उसे समझाते हुए कहते हैं कि तुम लोगों को यहाँ से जाना चाहिए। मैं अपनी जिंदगी के बचे हुए पल अपने घर में बिताना चाहता हूँ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी यही बिताई है और अब मेरी जिंदगी के दिन ही कितने बचे हैं, इसलिए मैं अपने आप को यही सुरक्षित महसूस कर पा रहा हूँ। अपने डैड की इमोशनल भरी बातें सुनकर वो उन्हें हक करती है और एक वार्म गुड बाय कहकर अपनी फैमिली के साथ वहाँ से निकल जाती है। ये लोग बड़ी मशक्कत के बाद एयरपोर्ट तक तो पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचते ही इन दोनों को बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि इन्हें भी प्लेन में अपने साथ ले चलें और इन तीनों के पास तो आर्मी कैंप का बैंड भी था, इसलिए फाइनली इन लोगों को फ्लाइट में बैठने की परमिशन दे दी जाती है। वहीं हम देखते हैं कि कनाडा में इनके फादर के घर के पास ही एक छोटा कॉमेट का टुकड़ा गिरता है और उसके गिरते ही तो उस जगह पर जैसे सब कुछ तहस नहस हो चुका था और इस बम्बार्डमेंट में तो काफी सारे लोगों की जान भी जा चुकी थी। वहीं जॉन जिस फ्लाइट में बैठा था वो जल्दी ही टेक ऑफ करती है और सुबह होते ही वो लोग लोकेशन पर पहुंचने वाले थे और अब फ्लाइट में मौजूद सभी के चेहरे पर एक स्माइल दिखाई दे रही थी। सभी खुश होकर एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे थे कि फाइनली वो लोग अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने वाले हैं। लेकिन इनकी खुशी तो बहुत ही कम देर की थी, क्योंकि वहीं एक भयानक सा कॉमेट धरती से टकराता है जिसकी वेव इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि प्लेन भी डगमगा जाता है और प्लेन के डगमगाने के कारण प्लेन की एक पत्थर से टक्कर हो जाती है, जिसके कारण वो प्लेन इमीडिएटली वही क्रैश हो जाता है, जिसमें भारी संख्या में लोग घायल हो जाते हैं और बहुत सारे लोग मारे भी जाते हैं। लेकिन अब भी प्लेन में कुछ लोग सुरक्षित बचे हुए थे, जिनमें जॉन की भी एक फैमिली थी। जॉन आगे के हिस्से में जाकर पायलट को देखता है, लेकिन दोनों के दोनों पायलट मारे जा चुके थे। जॉन बचे हुए लोगों से रिक्वेस्ट करता है कि हम लोगों को हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना चाहिए, हमें यहाँ से इमीडिएटली निकलना चाहिए, अपनी जान बचाने के लिए हमें पूरा प्रयास करना चाहिए। वो सभी जॉन की बात मानकर आगे बढ़ते रहते हैं और जल्द ही उन्हें कुछ दूरी पर मिलिट्री कैंप दिखाई देता है। वहीं दूर से मिलिट्री कैंप वाले भी इन लोगों को देख लेते हैं और वो जल्द ही अपनी पूरी टीम को लेकर इनकी मदद के लिए आ जाते हैं। अब इन सभी को वहाँ से रेस्क्यू कर लिया जाता है और इन सभी को ग्रीनलैंड पहुँचाकर शेल्टर वाली जगह पर बंद कर दिया जाता है। शेल्टर होम में मौजूद सभी के चेहरे पे एक अजीब सी स्माइल नजर आ रही थी और सब इस बात से ईश्वर के लिए प्रार्थना कर रहे थे कि वो यहाँ तक सुरक्षित पहुँच पाए। वहाँ मौजूद हर कोई अपने परिवार के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो वहाँ तक तो पहुँच गए हैं, लेकिन क्या यहाँ पर अभी भी ये लोग सुरक्षित है, इस बात पर पूरी तरह से क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था। और वहीं हम बाहर के नजारे को देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि वो बड़ा सा कॉमेट का टुकड़ा धरती से बिल्कुल टकराने ही वाला है और कुछ ही मिनट में देखते ही देखते वो धरती पर आ धमकता है और पूरी ब्यूटीफुल अर्थ को अपने चपेट में ले लेता है। कॉमेट गिरते ही धरती पर एक बड़ा बम्बार्डमेंट दिखाया जाता है और अब जब पूरी तरह से बाहर का माहौल शांत हो जाता है तो कुछ दिनों के बाद सेफ्टी होम में मौजूद लोगों को बाहर निकाला जाता है, जहाँ पर लोग इस ब्यूटीफुल अर्थ को ऐसा बंजर देखकर पूरी तरह से शॉक में चले गए थे। उन्हें अंदाजा हो गया था कि अगर वो इस वक्त बाहर होते तो क्या होता उनका, वो भी इसी धूल में कहीं यहीं मिल जाते। और अब हमें ये पता चलता है कि सिर्फ ग्रीनलैंड के शेल्टर में ही लोग नहीं बचे हुए हैं, बल्कि ऐसे कई सारे शेल्टर शहर के हर कोनों में बनाए गए हैं जहाँ पर लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। और पूरी दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग बचे हैं जो कि धरती का निर्माण फिर से करने के लिए तत्पर हैं। सभी अपनी नई जिंदगी के लिए ईश्वर को थैंक यू कहते हैं और एक बार फिर से धरती को वैसे ही हरा भरा बनाने का वादा करते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूले। आपका एक लाइक और एक कमेंट हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन प्रोवाइड करता है। सो फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड विद अरिपल फिल्म्स। तो मिलते हैं आपसे जल्द ही एक नई मूवी को लेकर। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।